हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए हमारे मिक्स प्रैक्टिस सेट का दोस्तों भाग दूसरा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं। अगर दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग दोस्तों वहां जाकर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे 50 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों कई बार हमारी परीक्षाओं में रिपीट होते आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप लोगों का इसमें स्कोर 40+ रहता है तो दोस्तों आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन विकारी शब्द नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। दोस्तों इसमें हमारा विकारी शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों, विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या फिर काल के आधार पर दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं, वह शब्द दोस्तों हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये दोस्तों जो हमारे चार शब्द हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यह चारों ही दोस्तों हमारे विकारी शब्द होते हैं। जबकि दोस्तों अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अब दोस्तों जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा वह अविकारी शब्द कहलाएंगे। और दोस्तों यह भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अनग शब्द का विलोम क्या होगा? अब दोस्तों अनग शब्द का विलोम क्या होगा आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अघ दोस्तों अनग शब्द का विलोम होगा। अब दोस्तों अनग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पवित्र या फिर पुण्य। ठीक है, पुण्य के लिए या फिर पवित्र के लिए इस चीज के लिए दोस्तों अनग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वही दोस्तों अघ शब्द का अर्थ हो जाता है अपवित्र। ठीक है, तो पवित्र हो गया दोस्तों अनग और अघ हो गया हमारा अपवित्र। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मातृश्वा शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अब दोस्तों हवा, पानी, आग या फिर समुद्र में से किसका पर्यायवाची मातृश्वा है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मातृश्वा शब्द का दोस्तों पर्यायवाची इसमें हवा होगा। अब देखिए दोस्तों आपने हवा के पर्यायवाची अन्य भी ध्यान में रखने हैं, वात, प्रवात, पवमान, प्रभंजन, अनिल, समीर, समीरण, मातृश्वा, गंधवह, यह सभी दोस्तों हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से एकार्थी शब्द है। अब दोस्तों एकार्थी शब्द कौन से जो एक ही अर्थ प्रकट करेंगे वह एकार्थी शब्द कहलाएंगे। आपने बताना दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो एकार्थी शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फरवरी। दोस्तों इसमें हमारा एकार्थी शब्द है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को फरवरी से कुछ और चीज हो सकता है क्या फरवरी में? नहीं दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा है कि एक महीने का नाम है। लेकिन दोस्तों कर, कर का मतलब बहुत सारे निकलते हैं। कर दोस्तों हाथ को भी बोला जाता है, टैक्स के लिए भी दोस्तों कर इस्तेमाल में आता है। वहीं दोस्तों धन जो है, धन पैसे के लिए भी आता है। धन दोस्तों जोड़ने के काम में भी आता है, धन बोलते हैं ना प्लस के साइन को दोस्तों। वहीं दोस्तों गुरु, गुरु का मतलब बड़ा भी हो जाता है, गुरु का मतलब शिक्षक भी हो जाता है। तो दोस्तों यह सभी इसके अनेकों अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो फरवरी है इसका एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह हमारा एकार्थी शब्द होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। अब दोस्तों इन चारों में से आपने तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पक्षी शब्द। दोस्तों इसमें हमारा तत्सम शब्द है। अब दोस्तों तत्सम शब्द होते क्या है? वे शब्द दोस्तों जो हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से तुरंत उठा करके ले लिए गए हैं, वह शब्द दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों इसमें जो पक्षी लिखा गया है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दोस्तों एक तत्सम शब्द है, आपने ध्यान में रखना है। इसका तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों पक्षी का तद्भव हो जाएगा पंछी, आपने ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों लाज, गांठ और मुद्री, यह तीनों ही दोस्तों हमारे तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, थैला, गड़बड़, कूड़ा, फंदा, निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? अब दोस्तों ये चार शब्द मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, आपने बताना कि किस प्रकार के शब्द हैं। देशज हैं, आगत हैं, विदेशज हैं या फिर संकर शब्द हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यह दो चारों ही दोस्तों हमारे देशज शब्द हैं। तो दोस्तों देशज शब्द क्या? ऐसे शब्द दोस्तों जिनका निर्माण हमारे देश में ही हो रखा है। ठीक है, देश में ही हो रखा है और कब इनका निर्माण हो गया किसी को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, एक आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता था, धीरे धीरे इनका जो दोस्तों विस्तार है बढ़ने लग गया और इस प्रकार से देशज शब्दों का निर्माण हो गया। थैला, गड़बड़, कूड़ा, फंदा, लोटा, पगड़ी, चप्पल, यह सभी दोस्तों हमारे जो शब्द हैं यह देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चाय, चीनी, तूफान, यह तीनों शब्द निम्न में से किस भाषा के हैं? अब दोस्तों आपने ये तीनों शब्द बताने कि किस भाषा के हैं। यह तीनों शब्द दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और यह एक ही भाषा से, आपने बताना है वो किस भाषा से हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी,
चाय, चीनी और तूफान, यह तीनों ही शब्द दोस्तों चीनी भाषा के ही हैं, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बुढ़ापे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों बुढ़ापे के लिए इन चारों में से कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जरा शब्द दोस्तों बुढ़ापे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा दोस्तों, बोला जाता है वृद्धावस्था के लिए कि वह जरावस्था में है। जरावस्था यानी कि वृद्धावस्था में है, बुढ़ापे वाली अवस्था में है। तो दोस्तों जरा जो है इसका ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अब दोस्तों इस वाले जरा और जरा दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर है। दोस्तों जो पहला वाला जरा है यह बुढ़ापे के लिए प्रयोग में आ रहा है, जबकि दोस्तों जो दूसरा वाला जरा है हमारा, यह तनिक या फिर थोड़ा, इन दो शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अनुशासन शब्द है, कैसा शब्द दोस्तों आप लोगों ने बताना है। योगरूढ़ है, संकर है, यौगिक है या फिर तद्भव शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुशासन शब्द दोस्तों हमारा एक यौगिक शब्द है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यौगिक शब्दों के अंतर्गत हमारे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास यह चारों ही आते हैं। और जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि इसमें दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह भी हमारा एक यौगिक शब्द होगा। और दोस्तों हिंदी का हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आलोक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपने आलोक शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आलोक शब्द का दोस्तों विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हमारा अंधकार। दोस्तों आलोक प्रकाश यानी उजाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका पर्यायवाची इसका दोस्तों जो विलोम हो जाएगा हमारा वह अंधकार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जीके जीएस से, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भारत के दोस्तों सर्वाधिक खनिज भंडार जो है हमारे यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। अब दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें किसके टूटने से बनी होती है पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आर्कियन चट्टानों के टूटने से बनी परतदार चट्टान है, आपने ध्यान में रखना है, परतदार दोस्तों यहाँ चट्टान है। और दोस्तों इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, तो दोस्तों इनकी जो खोज है सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, इसलिए दोस्तों इन्हें धारवाड़ चट्टान कहते हैं। इनमें ही दोस्तों कोलारवा हट्टी की खान पाई जाती है, जो कि दोस्तों कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे अंडमान के भी दोस्तों 4 पार्ट हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो दोस्तों आपने बताना है इन चारों अंडमान में से किस में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, आपने इसको ध्यान में रखना है। वही दोस्तों ये जो दक्षिणी अंडमान है यहीं पर दोस्तों आपने सेल्युलर जेल का नाम सुना होगा। तो दोस्तों हमारे भारत की प्रसिद्ध सेल्युलर जेल भी दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की दोस्तों मानक समय रेखा माना गया है। आपने बताना दोस्तों यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह दोस्तों भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब दोस्तों यह 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपने ध्यान में रखना है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित चोटी कौन सी है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट वाले भाग में स्थित चोटी इन चारों में से कौन सी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी दोस्तों आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित चोटी है, जो कि दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपने इसे ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केरल में है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। वहीं दोस्तों पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अनाईमुदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दोस्तों डोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आपने चारों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है। अब दोस्तों बाघ गणना 2022 की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि पहले नंबर पर अभी भी मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड नंबर पर दोस्तों हमारा उत्तराखंड है। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 560 दोस्तों हमारे उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या बाघ गणना 2022 के अनुसार हो गई है।
अब देखिए दोस्तों, बाघ गणना 2022 के अनुसार सर्वाधिक बाघों वाला स्टेट जो है वह अभी भी मध्य प्रदेश ही है, इसलिए इसको दोस्तों टाइगर स्टेट बोला जाता है। 785 बाघ दोस्तों मध्य प्रदेश में है। वहीं दोस्तों कर्नाटक में 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे पायदान पर, जबकि दोस्तों हमारा उत्तराखंड 560 बाघों के साथ तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों उत्तराखंड का बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड में जो बाघों की कुल संख्या थी वह 442 थी, और अभी दोस्तों बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 हो गई है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत में सबसे अधिक बाघों वाला टाइगर रिजर्व भी बन गया है बाघ गणना 2022 के अनुसार। 260 दोस्तों वहां बाघों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अब दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो आपने बताना कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों आपने नर्मदा नदी पर कुछ और जलप्रपात भी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, आपने उनको भी ध्यान में रखना है। धुआंधार के साथ आप लोग ध्यान में रखेंगे कपिल धारा, दुग्ध धारा और यन्ना जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, आपने इन तीनों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों पेडोलॉजी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पेडोलॉजी दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है, मृदा विज्ञान को दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है। वहीं दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोला जाता है। अंतरिक्ष के अध्ययन को दोस्तों कॉस्मोलॉजी, जबकि दोस्तों भूकंप के अध्ययन को हमारा सिस्मोलॉजी यही बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। अब दोस्तों आपने बताना कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, यानी कि दोस्तों आर्द्र भूमियां स्थित हैं भारत में कितनी, जो कि दोस्तों आर्द्र भूमियां संरक्षित करी गई हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल 75 रामसर साइट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। 75वीं रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों, तो शालबुग वेटलैंड, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। 75वीं हमारी रामसर साइट थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। वहीं दोस्तों सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो दोस्तों रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह हमारे भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित इन चारों में से कौन सी क्रांति आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति दोस्तों हमारी नीली क्रांति है। वहीं दोस्तों पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति दोस्तों टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है, और वहीं दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसको प्रारंभ दोस्तों वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। अब दोस्तों आपने बताना कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस एक देश के सहयोग से करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दोस्तों रूस के सहयोग से करी गई है। अब दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र है कहाँ स्थित, दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। अब दोस्तों रूस की ही मदद से एक और इस्पात संयंत्र बोकारो, जो कि दोस्तों झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना भी रूस के ही सहयोग से करी गई है, आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा हिस्ट्री से, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जहांगीर के काल को दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। तो दोस्तों मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है, आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप ने दोस्तों वर्ष 1837 में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों पादरिती फैंथिलर के द्वारा, पादरिती फैंथिलर के द्वारा दोस्तों अशोक के शिलालेख की खोज वर्ष 1750 में करी गई थी सबसे पहले। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अब दोस्तों इन चारों स्थानों में से किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के तंजावुर में दोस्तों हमारे प्रचलित बहुत ही महान दोस्तों यह मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, आपने इसको ध्यान में रखना है। चोल वंश के राजा दोस्तों राजा राज प्रथम के द्वारा 1009 ईस्वी में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप लोगों ने दोस्तों इस मंदिर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा कि इसका जो दोस्तों बिल्कुल टॉप वाला भाग है, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा भारी टन का कुछ पत्थर रखा गया है। और दोस्तों यह पत्थर रखने की जो अभी भी कोई भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं हो रही कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सके। तो दोस्तों चोल साम्राज्य के समय पर ऐसा किया गया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आपने इसको ध्यान में रखना है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सुभाष चंद्र बोस जी को
नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर के द्वारा दोस्तों नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी की उपाधि प्रदान करी गई थी। वहीं दोस्तों आपने एक और उपाधि इनके बारे में ध्यान में रखनी है कि दोस्तों इन्हीं को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा देश नायक की उपाधि भी प्रदान करी गई थी। तो दोस्तों देश नायक की उपाधि किसने प्रदान करी है सुभाष चंद्र बोस को? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रदान करी है। वहीं दोस्तों जो इनका जन्मदिवस है वह 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस दोस्तों 23 जनवरी को होता है, इसीलिए दोस्तों भारत में इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों पराक्रम दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। और दोस्तों भारत की आज़ादी से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें भी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा कब से चलाया गया था? अब दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा कब से चलाया गया आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942 को दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या था, 8 अगस्त 1942 को बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हो गया था। वहीं दोस्तों इसमें हमारे जो उत्तराखंड के हमारे दोस्तों जो भारत के नेता है काफ़ी बढ़ चढ़कर दोस्तों हिस्सा ले रहे थे। तो दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, तो इसलिए दोस्तों 8 तारीख को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था मुंबई से। वहीं दोस्तों 9 अगस्त को ही अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर प्रारंभ कर दिया गया। इसके तहत दोस्तों इन्होंने जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के या फिर जो भी आंदोलन करने वाले बड़े बड़े नेता थे उन सभी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था इस ऑपरेशन जीरो आवर के जरिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांधी जी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही थे, आपने ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा वर्ष 1940 में किया गया था। इसमें दोस्तों पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, वहीं दोस्तों इसमें दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, आपने इनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पिछली वाली बार भी बताया था कि आपने अका अक ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अका अक, अका अक। देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया था? तो दोस्तों अजात शत्रु के काल में किया गया था। दूसरा दोस्तों तो अका मैंने बोला था अ, तो आ से अजात शत्रु हो गया, का से दोस्तों कालाशोक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक के काल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वहीं दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कनिष्क के काल में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अब देखिए दोस्तों जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी पास ही करने वाला था। पूरी रूपरेखा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों इससे पहले ही लॉर्ड कैनिंग इस पद पर आ गए थे और इनके द्वारा दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? यहाँ से दोस्तों हमारे पॉलिटी के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। आपने बताना है कि पहले हमारे ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहे थे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यशवंत सिंह चंद्रचूड़ दोस्तों हमारे ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। अब दोस्तों कितने लंबे समय तक ये रहे थे? तो दोस्तों कुल 7 वर्ष 170 दिन, यानी कि दोस्तों 1978 में दोस्तों इस पद पर बैठे थे और 1985 तक दोस्तों इस पद पर यह बने रहे थे। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। दोस्तों कुल कितने दिन? तो कुल दोस्तों 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अब दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। अब देखिए दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस दिन दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है।
वहीं दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होगी, जिसमें दोस्तों नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में दोस्तों आपातकाल को जर्मनी से ग्रहण किया गया है, आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिए हैं, रूस से दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य, और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमने संविधान संशोधन को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग की चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? दोस्तों आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग की चर्चा है। वहीं दोस्तों भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है, भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की चर्चा है, और भाग 17 में दोस्तों राजभाषाओं की चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अब दोस्तों आपने बताना कि ज्वाइंट सेशन जो होता है, इसमें दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वहीं दोस्तों इसको बुलाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक को आहूत करने का यानी कि बुलाने का काम जो है यह राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, समान सिविल नागरिक संहिता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल दोस्तों 44 के तहत समान सिविल नागरिक संहिता यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करी गई है। आप सभी ने दोस्तों सुना ही होगा कुछ समय पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला हमारे भारत देश का दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड बन गया है। वहीं दोस्तों पहला राज्य कौन था? तो गोवा ऐसा पहला राज्य था दोस्तों जहां पर समान सिविल नागरिक संहिता लागू हुई थी। उत्तराखंड दोस्तों दूसरा राज्य बना है, तो दोस्तों अभी आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत करी गई है? अब दोस्तों आपने बताना कि राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की चर्चा, दोस्तों राष्ट्रपति जी को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग की प्रक्रिया बोला जाता है, और दोस्तों यह लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचित किया जाता है। आपने बताना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल के तहत करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी 213, लेकिन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किस में करी गई है। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में करी गई है। अगर आपने इसको ध्यान में रख लिया तो आपको राज्यपाल का अध्यादेश आसानी से याद हो जाएगा। आर्टिकल 123 में दोस्तों 1 to 3 में चर्चा करी गई दोस्तों राष्ट्रपति जी के दोस्तों अध्यादेश की चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों अगर हम 1 को 2 की जगह पर और 2 को 1 की जगह पर रख देते तो आर्टिकल बन जाता है 213, और इसी में दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा भी करी गई है। आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है पंचायतों से था। दोस्तों आपने बताना कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1957 में दोस्तों बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अब देखिए दोस्तों जनवरी 1957 में इस समिति का गठन किया गया था, और नवंबर 1957 में दोस्तों इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, और इसमें दोस्तों अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। और दोस्तों हमारे पॉलिटी का अंतिम प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया कि एसटी आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 338 के ए में दोस्तों एसटी आयोग की चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा एससी आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 338 में एससी आयोग की चर्चा है। एसटी आयोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 338 के ए में करी गई है, जबकि दोस्तों ओबीसी आयोग की चर्चा आर्टिकल 340 के तहत करी गई है। अब दोस्तों हमारे उत्तराखंड के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। आप लोगों ने दोस्तों अपने अपने स्कोर को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा वंदे मातरम को दोस्तों कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा के द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जगत चंद के द्वारा दोस्तों जुआरियों पर कर लगाया गया था। वहीं दोस्तों आपने जगत चंद से ध्यान में रखना है कि चंद वंश का स्वर्णकाल जगत चंद के काल को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गोरखों द्वारा उत्सवों पर लिया जाने वाला कर निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोनिया फागुन कर दोस्तों गोरखों द्वारा उत्सवों पर लिया जाने वाला कर था।
कुशही कर दोस्तों गोरखों के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया कर कुशही कर था। वहीं दोस्तों जो संतानहीन व्यक्ति होता था, जिसकी दोस्तों कोई संतान नहीं होती थी, तो दोस्तों उनके ऊपर भी एक टैक्स लगाया गया था जिसे मरो कर बोला जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस पंवार शासक के समय गुरु रामराय का देहरादून आगमन हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह शाह के समय में दोस्तों गुरु रामराय का देहरादून आगमन हुआ था। दोस्तों आपने फतेह शाह से ध्यान में रखना है, यह दोस्तों ऐसा शासक था जिसने अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति दोस्तों इसके दरबार में भी नवरत्न विराजते थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों वर्ष 1928 में इसका गठन हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयानंद भारती जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि दोस्तों हरिद्वार से हिमालय तक का जो हमारा फैला हुआ क्षेत्र है, इसको दोस्तों केदार खंड बोला गया है और यह गढ़वाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं दोस्तों नंदा देवी पर्वत से लेकर के कालगिरी तक के जो क्षेत्र, कालागिरी तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको दोस्तों मानस खंड बोला गया है और यह कुमाऊं के लिए प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपने को उन्हें बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का मुख्यालय दोस्तों गौचर चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2016 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DS मंडराल यानी कि दोस्तों धर्मपाल सिंह मंडराल जी की दोस्तों यह पुस्तक है। और दोस्तों कई ज़्यादा बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। आपने दोस्तों भक्त दर्शन से ध्यान में रखना है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, यह दोस्तों एक बहुत ही प्रमुख रचना है, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ दोस्तों यह रचना भी भक्त दर्शन की है। और वहीं दोस्तों मध्य हिमालय का इतिहास, यह प्रमुख रचना दोस्तों यशवंत कटौच की है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब दोस्तों 4 कथन आपको दिए हैं, आपने बताना कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला कथन है हमारा, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, सही है दोस्तों। टिहरी बाद 1972 में प्रस्तावित किया गया था, यह भी सही है। टिहरी बाद ने टिहरी नगर को निगल लिया था, यह भी सही है दोस्तों। अंतिम में हमारा, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, तो नहीं दोस्तों, मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया था। इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में, संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न और हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? अब दोस्तों ये जो प्रश्न है 2 से 3 बार हमारी परीक्षाओं में आया हुआ था। एक बार दोस्तों इसमें सिर्फ सन पूछी गई थी, एक बार दोस्तों इसमें डेट के साथ सन पूछी गई थी। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 17 से 18 अगस्त 1998 को दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी। और दोस्तों यह बहुत ही विस्मित तरीके से ध्यान में रखी जाती है, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक, दर्द विदारक दोस्तों यह घटना रही थी। दोस्तों आप लोगों का क्या इसमें स्कोर बना है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।